लिखेंगे तो शायद सेंसर उसे काटेगा। मेरे पास हाईकोर्ट जाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है, तो बनाते वक्त ही मैं ऐसी बनाऊं जिससे कोई नाराज ना हो, सरकार या सत्ता में बैठे लोग नाराज ना हो, बाहर बैठी एक झुंड जो है वो नाराज ना हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं दूर है। ये एक तरह का उन्माद, एक तरह का झुंड उन्माद पैदा करता है और फिल्म को सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखता है। फिल्म हो या धारावाहिक हो, सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। उसी सरकार की जिसका केंद्र में सत्ता है, उन्होंने बैन की। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव थे, वहां पर चुनावी मुद्दा बन गया। चुनाव के बाद में नाम बदला, ज्यादा कुछ बदला नहीं, पद्मावती से पद्मावत हुआ और फिल्म रिलीज हो गई। गुजरात में वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दिया था, हाँ दिया था, इसके बावजूद वो गुजरात में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि बजरंग दल ने सभी थिएटर मालिकों को कहा ये अगर फिल्म आपके थिएटर में दिखी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर का माहौल सभी जगह है आज, इसके बावजूद, और तब भी था, इसके बावजूद वो फिल्म बनी। गुजरात के दंगों के ऊपर एक परछाइयां नाम की फिल्म राहुल ढोलकिया ने बनाई। आप में से कई लोगों ने वो देखी होगी या नहीं देखी होगी, और नहीं देखी तो देखिए। इस सभा के अध्यक्ष मेरे मित्र प्रोफेसर राजकुमार जैन, अशोक जी, रवीश जी, और अभी मेरा परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा दल की विरासत को जिस व्यक्तियों से आपने उजागर किया, वो नाम ही इतने बड़े हैं कि मैं एक बोझ लेकर यहाँ पर बात करने के लिए खड़ा हूँ। और मैं फिल्मी जगत से संबंधित हूँ, पत्रकार था, कुछ देर दिल्ली में था, संसद और राजनीति का भी यहाँ से रिपोर्टिंग करता था, मराठी अखबार के लिए करता था, महाराष्ट्र टाइम्स नाम के। उसके बाद में मैं टेलीविजन चला गया, टेलीविजन के बाद में मैनेजमेंट व्यवस्थापन में गया, और कॉर्पोरेट का अंदर से जो कुछ रवैया होता है वो देखने का एक मौका मिल गया, और उसी हिसाब से एक निर्माता के रूप में मैं काम करने लगा। तब उसमें 20 साल हो गए। 5 फिल्में की, 4 मराठी की है, 1 हिंदी की है और आने वाली है। और प्रोड्यूसर्स की जो एक बॉडी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर भी हूं, इसलिए प्रोड्यूसर किस परिस्थिति से आज गुजर रहा है इसका भी मैं एक अंदर से एक अलग रूप मैं देख रहा हूं। हमारी इंडस्ट्री खास करके अपने यहाँ पर बुद्धिजीवियों ने उसके ऊपर एक अलग टीका करके उसकी उतनी गंभीरता से नहीं लिया, और दूसरी ओर राजनीतिक दल या सरकारें, इनके लिए वो एक फोटो ऑप के रूप में हमेशा अक्सर सामने आ गई। सो उसी रूप में हम अपने मीडिया को देखते हैं। हमने इसे कल्चर इंडस्ट्री के रूप में कभी अपने देश में नहीं देखा, और इसलिए आज भी अगर आप देखें, दुनिया में हिंदुस्तान ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है। हॉलीवुड से भी सबसे ज्यादा फिल्में आंकड़ों में भारत में बनती है। उसमें रीजनल फिल्में हैं, उसमें हिंदी फिल्में हैं, दक्षिण की फिल्में हैं, बंगाल की फिल्में हैं, सबसे ज्यादा फिल्में हम बनाते हैं। लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है फिल्म जगत की, उसे हमने एक तरह से अपाहिज बनाकर रख दिया है, और उसमें सभी सरकारों का रोल रहा है, अलग अलग सरकारों का रहा है। मैंने हॉलीवुड की बात करी, आप अगर अमेरिका जाएंगे तो करीब 50,000 स्क्रीन्स अमेरिका में है, और उसमें फिल्म रिलीज होती है। इसलिए एक अलग तरह से फिल्मों की जो रिटर्न आनी होती है वित्त के रूप में, वो भारी मात्रा में आती है। चाइना अभी आगे गया अमेरिका से भी, वो कुछ 70,000 स्क्रीन बना चुका है। हमारी स्क्रीन लगभग पूरी मिलाकर हिंदुस्तान में 9,000 है, उसमें आधी स्क्रीन दक्षिण भारत में है और बाकी स्क्रीन पूरे भारत में फैली है। तो यहां से हमारी
अपाहिज, जो मैंने कहा अपाहिजता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। फिर भी यहां पे अलग बातें की गई संविधान की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, और ये हमारी विरासत रही है, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत रही। जो मूल्य मेरे पहले वक्ताओं ने बताए, वो मूल्य लेकर ही फिल्मों की भी दुनिया हिंदुस्तान में शुरू हो गई। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको ये पूरे मूल्य उसमें नजर आएंगे, चाहे वो 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म हो, विमल राय की फिल्म थी, से लेकर अमर अकबर अंधेरी तक आ जाइए, उसमें हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे, इंडस्ट्री बात करती रही, लेकिन एक तरह से ये इंडस्ट्री आर्थिक रूप में अपाहिज थी, अभी भी है। इसलिए जिस मात्रा में लागत लगती है एक फिल्म बनाने को और उसका रिटर्न जिस मात्रा में आना चाहिए, ये जो प्रमाण है ये पूरा पूरा भिन्न प्रमाण है, और इस बोझ के तले पूरी इंडस्ट्री है। और इसलिए आप अगर देखेंगे शुरू से लेकर ये फिल्म इंडस्ट्री हमेशा पावर के साथ रही है, सत्ता के साथ रही है। तो आज जो हो रहा है वो पहले नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले जब वो सत्ता के साथ में थे तब कुछ मूल्यों की धारणा उसमें थी जिसके तहत वो ये फिल्में बनाते थे। आपने अलग अलग फिल्में देखी होगी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है, उस हिंद की बात हमारी फिल्म इंडस्ट्री करती थी। आज वो हिंद से हम अलग दिशा में भटके हैं। 20 साल बाद की बात की मैंने, 2 बीघा जमीन की बात की, सॉरी। ये सब बात स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य थे उसको फिल्म इंडस्ट्री ने शुरू की दिनों में काफी उजागर किया। साथ वो पावर के साथ रहे, उसके अलग अलग कारण रहे होंगे, लेकिन उसमें बाद में भारी मात्रा में बदलाव शुरू हो गया। सेंसर बोर्ड आ गया, सेंसर बोर्ड पहले से भी था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसका नाम सेंसर बोर्ड सही मात्रा में है नहीं, इट्स अ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसको फिल्म को प्रमाणित करना है कि वो किन तरह के दर्शकों के लिए ठीक है। उसे सेंसर बोर्ड का रूप दिया गया और उसमें भी सरकारों की धारणा रही है। 1983 में ये जो डर था, ये सेंसर बोर्ड का जो रूप बना था, फिल्म को सेंसर करने का जो रवैया चला, उसे कहीं थोड़ी सी काबू में लाने के लिए एक एपेलेट बॉडी बनाई गई। उसका नाम था फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। अगर सेंसर बोर्ड ने कुछ जाति की ज्यादा काटछाट की तो मुझे निर्माता के रूप में मैं जा सकता था एपेलेट बॉडी के पास, और कई सारी फिल्में आप देखेंगे एपेलेट बॉडी के पास गई और वहां से उनको अच्छी तरह से न्याय मिला, वो दर्शकों की तरफ पास चली गई, उन्होंने देखा। कई फिल्में मैं बता सकता हूं। उसके बाद में अगर 2012 का जिक्र हो रहा है, पिछले 10 साल का जिक्र हो रहा है, मैं पिछले 10 साल से भी थोड़ा पहले जाऊंगा। एक अच्छी फिल्म बनी और डर का माहौल सभी जगह है आज, इसके बावजूद, और वो तब भी था, इसके बावजूद वो फिल्म बनी। गुजरात के दंगों के ऊपर एक परझानिया नाम की फिल्म राहुल ढोलकिया ने बनाई। आप में से कई लोगों ने वो देखी होगी या नहीं देखी होगी, और नहीं देखी तो देखिए। गुलबर्ग सोसाइटी नाम की जो सोसाइटी थी, उस पर जो कांड हुआ गोधरा की हत्याओं के बाद, गोधरा के हत्याकांड के बाद, उसमें एक पारसी लड़का, एक फैमिली का, वो गायब हो गया, और 2 मतलब उस बेटे के पिता और माता का संघर्ष परजानिया में दिखाया गया। राहुल ढोलकिया ने वो दिखाया। सारिका माता का रूप कर रही थी, नसीरुद्दीन शाह ने
पिता का रोल किया था। फिल्म पर यह फिल्म सिर्फ एक स्टेट में, गुजरात में वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दिया था, हाँ दिया था, इसके बावजूद वो गुजरात में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि बजरंग दल ने सभी थिएटर मालिकों को कहा कि ये अगर फिल्म आपके थिएटर में दिखी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो 2007 में नेशनल अवार्ड मिला, राहुल ढोलकिया को डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड मिला, सारिका को अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन वो फिल्म आई नहीं। तो ये जो घटनाएं हो रही थी, ये 2007 की बात मैं कर रहा हूं, 6 और 7 की बात कर रहा हूं। वो एक टेस्ट केस था कि एक उन्माद, एक झुंड खड़ी हो गई एक राज्य में, जिसको बाद में मॉडल कहा गया। वो अलग विकास का मॉडल के रूप में उन्होंने कहा, लेकिन ये भी मॉडल वहां पे टेस्ट हुआ था और परजानियां वहां पे दिखाई नहीं थी। और आपको बाद में दिखेगा पिछले 10 साल में ये मॉडल अलग अलग रूप में भारत भर में आता है। कोई उठ खड़ा हो जाता है, धमकी देता है, और जो निर्माता है उसकी हालत सही मायने में खराब हो जाती है। आपने पद्मावत की स्थिति देखी, वो फिल्म कुछ 150 करोड़ की लागत में बनी थी, लेकिन चुनाव था, कुछ ग्रुप्स ने उस फिल्म के बारे में आपत्ति जताई, 4 राज्यों ने उस फिल्म को बैन किया, उसके प्रदर्शन को बैन कर दिया। सेंसर से मंजूरी मिलने के बाद, सर्टिफिकेशन बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद 4 राज्य सरकारें, उसी सरकार की जिसका केंद्र में सत्ता है, उन्होंने बैन की। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव थे, वहां पर चुनावी मुद्दा बन गया। चुनाव के बाद में नाम बदला, ज्यादा कुछ बदला नहीं, पद्मावती से पद्मावत हुआ और फिल्म रिलीज हो गई। सो ये घटनाएं हुई है। सो ये एक नया तरीका सेंसर का अपने समाज में आ गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से कई दूर है। ये एक तरह का उन्माद, एक तरह का झुंड उन्माद पैदा करता है और फिल्म को सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखता है। फिल्म हो या धारावाहिक हो, सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और थिएटर ओनर्स हो या फिल्में चलाने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वो इस धमकी के आगे पिछले 10 साल में आप देख रहे हो झुकते आ रहे हैं। ये चलता है। मैंने एक बात की थी, सेंसर बोर्ड के बाद अगर मेरे को जाना है तो मैं जा सकता हूं फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। 2016 में सरकार एक ऑर्डिनेंस के द्वारा फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल बर्खास्त कर देता है और उसकी जगह पे सिनेमाटोग्राफी एक्ट में FCAT के नाम जगह पे हाई कोर्ट शब्द आ जाता है। यानी अगर मेरी फिल्म को मैंने अगर फिल्म बनाई, परजानिया जैसी फिल्म में बनाई मान लीजिए, और सेंसर ने उसे मना किया, तो मुझे अब जाना है हाई कोर्ट के पास। तो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी लगी है, हाई कोर्ट में जाने के लिए कितना खर्चा आता है या कितना समय लगता है आप सभी जानते हो। तो इसलिए अभी ये शुरुआत हो गई है कि ये एबॉलिश करने के बाद कुछ बातें उठाई गई, हमारी संगठनों द्वारा उठाई गई, कुछ विशाल भारद्वाज जैसे इक्का दुक्का जो डायरेक्टर लोग हैं उन्होंने भी इसके बारे में बातें की, लेकिन फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल एक हिस्ट्री बनकर अभी रह गया, वो अस्तित्व में नहीं है। हमें आज किसी भी फिल्म, चाहे वो रीजनल फिल्म हो, चाहे वो हिंदी फिल्म हो या चाहे वो साउथ की फिल्म हो, उन्हें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। इसका असर ये रहा कि बाहर एक झुंड है, उन्माद है, और यहां पे अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बनाई गई थी 83 में बनी, ताकि सेंसर बोर्ड कुछ भी अपने हाथ में लेकर फिल्मों को काट छाट न करे,
उसको खारिज कर दिया गया। तो बाहर एक उन्मादी झुंड और यहाँ पे कानून की जो एक व्यवस्था थी, प्रावधान था, उसका खारिज होना। इसलिए आज जब लिखते समय ही बात शुरू हो जाती है कि अरे इसको टच मत करो, और ऐसे में कई उदाहरण पेश कर सकता हूं कि ये सब्जेक्ट अगर करेंगे तो सेंसर में काट दिया जाएगा और बाद में हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, तो इस सब्जेक्ट को आप हाथ ही मत लगाओ। ये स्तर पे आए। तो सोचने के समय में जब मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, स्टोरी पे काम करता हूं, जब राइटर से डायरेक्टर कुछ चीजें लिखवा लेता है, उसके दिमाग में फिल्म होती है, और उस सोच के समय में भी मैंने मेरे ऊपर अभी पाबंदी लाके खड़ी कर दी है कि ये लिखेंगे तो शायद सेंसर इसे काटेगा, मेरे पास हाईकोर्ट जाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। तो बनाते वक्त ही मैं ऐसी बनाऊं जिससे कोई नाराज ना हो, सरकार या सत्ता में बैठे लोग नाराज ना हो, बाहर बैठी एक झुंड जो है वो नाराज ना हो। सेंसरशिप जो आती है वो इस तरह आती है, अलग अलग रूप में आती है। सो संविधान की बातें तो सभी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, सभी करते हैं, मतलब हम भी करते हैं। लेकिन जब असलियत में आती है तो पद्मावत का क्या हुआ आपने देखा, पहले परजानिया का क्या हुआ हमारे सामने है। उसके बाद में मतलब जो एक फिल्म इंडस्ट्री थी, मैंने कहा पावर के साथ रही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक नैतिक दबाव पहले हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से वो बाहर आए थे और उनका प्रभाव था, इसलिए अच्छी फिल्में बनी, थॉट देने वाली फिल्में बनी, प्रोपोगंडा वाली फिल्में कम बनी। आज थॉट की जगह पे प्रोपोगंडा ने ले ली है, और उसके उदाहरण आपने देखे, झूठ फैलाया जाता है। कश्मीर फाइल्स हो या केरला फाइल्स हो, केरल फाइल्स में 32,000 लोग आईसीस में केरल से शामिल हो गए, ये दिखाया गया, प्रोमो चला, उस पर बवाल हो गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा इतना आंकड़ा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। तब तक झूठ फैल चुका था। एक बार झूठ फैल जाता है तो बाद में जो सच आप बताते हैं वो झूठ के मुकाबले सिर्फ 10% लोगों तक पहुंचता है। ये एक साइंटिफिक अनुमान है मार्केटिंग का। तो झूठ जोर से फैला वो, और उस फिल्म को किसने नहीं प्रमोट किया, सभी ने प्रमोट किया, सभाओं में जाकर प्रमोट किया। सो अभी थॉट की जगह पे प्रोपोगंडा फिल्म ने ले ली है। और अगर कोई अच्छी फिल्म बनाना, एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर बनाने की बात कर रहा हो, तो उसे पहले लिखते वक्त ही सोचना पड़ता है कि इसका नतीजा क्या होगा, और जो इन्वेस्टमेंट कुछ फाइनेंसर, क्योंकि फिल्म जैसे कोलैबोरेटिव आर्ट है वैसे वो कलेक्टिव कंसोर्शियम बिजनेस भी है। कोई एक निर्माता उसको प्रोड्यूस नहीं करता, एक निर्माता उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आप अगर फिल्म पे ना देखेंगे प्रोड्यूसर्स के नाम, तो 6-7 फाइनेंसर्स आगे आते हैं और अपना अपना रिस्क भी वो डिवाइड करने लगते हैं। और जब वो रिस्क डिवाइड करने की बात आती है तब स्टोरी की बात आ जाती है, स्क्रीन प्ले की बात आ जाती है, आप दिखाने क्या वाले हो, और ये आज चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर क्या रिएक्शन होगी। ये सोचकर लिखने वाले लेखकों से बनाने वाले निर्देशक आज हैरान है। आज डर का माहौल है, ये मैं साफ बताना चाहता हूं, ये डर का माहौल है। क्योंकि लागत अगर बड़ी होगी, 10 करोड़ की भी लागत होगी, तो 10 करोड़ आने के लिए फिल्म कम से कम 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस उसको लाना पड़ता है। अगर उसमें उस हिम्मत दिखाकर मैंने वो फिल्म बनाई और बाहर कुछ गड़बड़ हो गई तो इन्वेस्टमेंट मेरी रुकने वाली है, नंबर 1। उसके बाद में उसका पैसा आने वाला है सैटेलाइट और ब्रॉडकास्टर्स प्लेटफॉर्म से, वो लेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई शाश्वती नहीं है। सो चारों ओर से आज वो निर्माता घिरा हुआ है और उसका डर उसके सामने है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो अपीलेट बॉडी के रूप में था वो चला गया, सेंसर बोर्ड वही की हुई है। एक 2016 में देखिए जब सरकार आ गई तो श्याम बेनेगल जैसे जाने माने दिग्दर्शक निर्देशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि आप सेंसर के नियम क्या होने चाहिए वो बताइए। उन्होंने वो नियम बताए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आ जाता है, श्याम बेनेगल कहते हैं कि इसने सेंसर नहीं करना चाहिए, काटछाट करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को नहीं होना चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन का काम करना चाहिए। उसके दूसरे दिन सेंसर बोर्ड के तब के अध्यक्ष पहलाज निहलानी
आकर जाहिर रूप में बोलते हैं, बयान देते हैं कि कट नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेशन काहे का। सो सर्टिफिकेशन देना है तो हमें काटना तो होगा। सो ये उलझन आज भी है और आज वो अपीलेट बॉडी चली गई और बाहर एक झुंड का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद मतलब पूरा चित्र निगेटिव है ऐसी बात नहीं। कई सारे लोग हैं जो यहां पर जो विचार रखे जा रहे हैं उससे सहमत है, उस विचार के लोग हैं। मतलब सीए एनआरसी में जितना आवाज होना चाहिए था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उतना नहीं हुआ, बट एक प्रदर्शन हुआ, एक प्रदर्शन जरूर हुआ। उसमें कुछ निर्देशक, कुछ अभिनेता, कुछ लेखक शामिल हो गए। बहुत छोटा निदर्शन हुआ, प्रतीकात्मक रूप में हुआ ऐसा आप मान के चलते हैं। उस एक अभिनेता का टेलीविजन शो में से उसको बाहर निकाला गया, ये भी सच है। तो ये एक मैसेज देने की एक बात है। तांडव ने की आपने बात रखी, देखी सबके ऊपर केसेस है, आज वो डॉर्मेंट है लेकिन केसेस आ गए। एक ही सीन को लेकर बवाल खड़ा हो गया और उनके ऊपर वो केसेस है। सो एफआईआर जब होता है और नॉन अवेलेबल कलम लगाए जाते हैं तब एक डर का माहौल, एक सिग्नल दिया जाता है। इस सिग्नल जिस तरह से सिग्नलिंग हो रहा है उससे ये डर का माहौल इंडस्ट्री में जरूर है। इसलिए अगर फिल्म इंडस्ट्री और नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, मतलब 2019 का चुनाव था, मैं मराठी की धारावाहिक कर रहा था, तब अचानक मेरे पास उस चैनल से एक पन्ना आ गया डायरेक्ट सीधा कि आप ये डायलॉग्स को आपके धारावाहिक में लाइए, सीन को लाइए, और जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी उस योजनाओं को मेरे कैरेक्टर्स, ये योजना कितनी अच्छी बनी है इसके बारे में बयान कर रहे हैं। इस तरह का सीन मुझे कहा गया करने के लिए। सो कॉर्पोरेट उस पर चला गया, मतलब उसमें वो झुक गया है, लेकिन इंडस्ट्री के पास भी दूसरा चारा नहीं है। इस माहौल में आज है। मैंने बात की सीए एनआरसी में जो अभिनेता शामिल हो गया तो उसका एंकरिंग चला गया। तो आज अगर मैसेज देखेंगे पूरे माहौल का तो ये है, सावधान इंडिया, खामोश भारत। धन्यवाद।